नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर। आपका बहुत स्वागत है। और अक्सर धन्यवाद। हम विदेशों में जो मार-धाड़ और आक्रमण हो रहा है उसमें चर्चा करते हैं। लेकिन सर अब लगता है कि हमें अपने पड़ोस का भी हाल समाचार बिल्कुल। लेना पड़ेगा और चूँकि पड़ोस का हाल समाचार हम नहीं ले रहे हैं, हम अपने देश के ही हिस्से का हाल समाचार ले रहे हैं और हुँ, आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे वो हमारा है, हम लगातार इस कहते रहे हैं, संसद में भी हमने कहा है। लेकिन वहाँ जिस तरीके से परिस्थितियों को देखा जा रहा है, वहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बिल्कुल। नारेबाज़ी हो रही है। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर आई, कुछ के मौत की भी हुँ, खबर आई है। ऐसे में सर वहाँ की स्थिति क्या है? क्योंकि आपने भी और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ बिल्कुल। सिंह ने भी ये दावा किया है कि एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बिना किसी आक्रमण के हमारे साथ आ जाएगा। तो इस तमाम घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या वो दिन नज़दीक आने वाले हैं जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होगा? क्योंकि भाजपा तो कह रही है कि हमें 400 दीजिए, बिल्कुल। हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ला कर देंगे। अंकित देखिए जो आप कह रहे थे, पाक ऑक्युपाइड हुँ, कश्मीर, अब हम क्या कहते हैं, हम उसको जेएनके बोलते हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर बोलते हैं, हुँ। जैसे हमारा प्रांत एक है जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर है और वो हमारा हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर की असेंबली में अभी भी सीटें खाली रखी सीटें जाती खाली हैं, हैं। जो पाक ऑक्युपाइड है, जो हम कहते हैं हुँ, हमारा 2 ये सीटें हैं शायद वहाँ से। हमारे जम्मू एंड कश्मीर की हैं। बिल्कुल। वो लोग उसको जम्मू कश्मीर नहीं कहते पाकिस्तान, उसको आज़ाद कश्मीर कहते हुँ, हैं। तो अगर वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इसका मतलब उनका नहीं है। उनका नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं होती है बोलने में। और अगर हम कह रहे हैं कि हमारा है, तो हुँ, इसमें तो हम कहीं दो राय नहीं रखते। जैसे आपने कहा, हमारे संसद से लेके हमारे देश के लोग भी यही कहते हैं। यही तो कहते हैं। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम जाएँ कि वहाँ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान की आवाम आपने खुद देखा है, आपकी मीडिया ने, हुँ, कई मीडिया ने कवर किया है कि आवाम जनरली वहाँ हुँ, बहुत ही पिछले 2-3 साल से नाराज़ है। नाराज़, क्या मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे जिएँ, कैसे रहें, अपनी पूरे परिवार, अपने बच्चों को, और किस हालत में रहें। हर समय उनको पता है कि उसके देश वाले सब कटोरा माँग के घूम रहे हैं, पैसे हुँ, नहीं हैं। अगर हम उसी की थोड़ी-सी बात कर लें, जो ज़रूरी भी है कि वहाँ पर क्या है। अभी देखिए, कितना विकास हमारे यहाँ हुआ, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, वहाँ की हालत देखिए, मुज़फ़्फ़राबाद से लेके मीरपुर से लेके पूरा इलाका देखिए। ऐसा नहीं कि वहाँ है नहीं पैसे, वहाँ लोगों की बड़ी-बड़ी हवेलियाँ बनी हुई हैं। एलीट लोग हैं, बाहर हैं, हुँ, लेकिन हैं वहाँ पर। हुँ, वहाँ के लोग, मुझे याद है अच्छी तरह, मैं आपको 90 और 2009-10 की बात करूँ, लोग वहाँ से आते थे, तो 1-2 लोगों से हम मिले मिले भी, तो पूछते भी थे कि हाँ, कैसा लगा? वो कहते थे कि देखिए, हम तो, हमारे यहाँ तो बहुत कुछ बोला जाता था कि यहाँ पर कश्मीर में, जम्मू में लोगों को आज़ादी नहीं है इबादत करने की अपनी, जाने नहीं देते मस्जिदों में, करने नहीं हुँ, देते। हुँ, तो मैंने कहा, आप लोगों ने क्या पाया? वो कहते हैं कि यहाँ तो देख रहे हैं खुली छूट है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, जो जैसा चाहे वो कर रहा है। और कहते हैं देखिए, हम तो यहाँ से जाने वाले हैं कल, तो मैंने देखा उनके पास सामान कुछ बाँध के रखे थे। हमने, क्या है? कहते हैं चावल है और वो चीनी है। कह रहे यहाँ से तो हमारे यहाँ 8 गुना 7 गुना महँगा है। हुँ, तो ये हालत है। आज देखिए, आज की इकोनॉमी की हालत क्या है लोगों की, ₹200 किलो तक का तो आटा बिक रहा है वहाँ। बिल्कुल। वहाँ पर आप देखिए, मतलब बेसिक एग्स देखिए, अंडे वहाँ 25 से ₹30 उसके हिसाब से बिक रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है 38% है नॉर्मल, और फूड इन्फ्लेशन उनका 42 से 43% तक जा चुका है। तो आप समझिए कि वहाँ पर क्या है। और अभी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, मार्च की एक रिपोर्ट आई है, मार्च-अप्रैल की रिपोर्ट है, जिसमें एशिया में उन्होंने कहा है कि हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग जो एशिया में है, वो पाकिस्तान में है। हुँ, हुँ, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हालत है। है इस वक़्त। पेट्रोल ₹290, बिजली देखिए, हुँ, बिजली कितनी महँगी और है शायद वहाँ वहाँ पर। तो बिजली भी नहीं पहुँची अभी सही से। पहुँची नहीं, और ये देखिए ₹25 से ₹40 पर यूनिट वहाँ पर बिजली है। जबकि ये जो हम बात कर रहे हैं पीओके की,
वहां पर बिजली बल्कि प्रोड्यूस होती है, वहां की बिजली प्रोडक्शन में 3 से 5 रुपए पर यूनिट है, और वही बिजली उनको 20 से 25 रुपए में दी जा रही है। ये भी उनका कहना था। तो ये जो है, और पाकिस्तान का ओवरऑल डेट देखिए 131 या 132 बिलियन डॉलर की है जो उनकी डेट है। अब आप समझ सकते हैं दिसंबर 2023 का ये रिपोर्ट है वहां पर, और यही उनका डेट 2006 में सिर्फ 37 बिलियन डॉलर था। तो आप समझ लीजिए कि इनके लीडर्स कहां से कहां पाकिस्तान को ले गए हैं। लेकिन इसके साथ में क्यों एक इसकी बात कर रहा था कि 4 दिन पहले ये देखिए एक आंकड़ा आया है, आपने पढ़ा होगा, एक रिपोर्ट आई है, 2 एजेंसीज की रिपोर्ट है। एक तो सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज की है, C4ADS की रिपोर्ट, जो कह रही है कि सिर्फ दुबई में 12.6, ज्यादा ही होगा बट ये है कि इन्होंने बोला है कि 12.6 बिलियन डॉलर की वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों ने खरीदी है। और ये पाकिस्तानी हैं कौन? इनके एलीट हैं, मैक्सिमम इनके, मतलब तकरीबन सारे इनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, आर्मी के सीनियर जनरल्स, प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर्स, इनकी प्रॉपर्टी वहां पर है। और अभी की रिपोर्ट है 3-4 दिन पहले की। और ये चीज डॉन ने तो यहाँ तक कुछ लोगों का नाम भी, इनके द डॉन जो इनका पेपर है उसने दिया हुआ है, कुछ लोगों के नाम दिया हुआ है। और ये तो वो प्रॉपर्टी है जो कि पेपर पर है, इनके नाम पर है, इनके बच्चों के नाम पर है, फैमिली के नाम पर है। बेनामी प्रॉपर्टी तो और ज्यादा है, जिसका कोई वहाँ अता पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। तो ये हालत है। देखिए वहाँ पर इकॉनमी का बुरा हाल है, लोगों की रोजी रोटी तो छोड़िए, रोजी रोटी तो मिल नहीं रही है, एम्प्लॉयमेंट खाने के लिए नहीं है, बेसिक चीज़ें, आटा नहीं है वहाँ पर, करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और लोग जो है मतलब इतने परेशान हैं कि देखिए वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मोदी जी आके हमको बचाएं, वो हालत है कि उस तरह से यहाँ पर कुछ काम हो। तो वहाँ पर हालात जो हैं, हालात दोनों बहुत बुरे हैं इस समय की जो हालत है इस समय, और वो चाहते हैं लोग कि भारत कुछ उनकी मदद करे। ये मूवमेंट देखिए जो अभी का है, इससे पहले देखिए वो लोग भी तो देख रहे हैं ना कि LC के, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार क्या हालत है, देख के गए हैं और देख भी रहे हैं कि कितनी खुशहाली है। और अभी देखिए आपने तो खुद ही देखा होगा कि जो अभी वोटिंग वहां पर हुई थी, हाईएस्ट परसेंटेज है वोटिंग की, 39%। और सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी छिपा हुआ तो नहीं रहता है। कहाँ छिपा है, अब तो कहाँ कर सकते हैं अब आप। और देखिए छिपा हुआ लोग कितना कम, मैं तो खुद रहा हूं वहां पर और हमने देखी है वोटिंग लोगों की, 39% हाईएस्ट वोटिंग सो फार वहां पर हुई है इस समय, जो कि ये मौका वहां पर नहीं है POK में, क्योंकि वहां पर तो वोटिंग कर दी जाती है। दूसरी चीज देखिए JNK में, या मैं कश्मीर की ही बात लूं, होता क्या था इससे पहले, कितनी निगेटिव चीजें बोली जाती थी। और कौन बोलने वाले थे? हुर्रियत थे, या हम इनको एक नए लीडर्स थे जिनको हम सेपरेटिस्ट लीडर बोलते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि जो सेपरेट होना चाहते हैं वो लीडर कैसे बन गए। बिल्कुल। और ऐसे लीडर्स को हम कैसे रख रहे हैं, और खर्चा उठा रहे थे, सब कुछ खर्चा, क्या उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे, उनके बच्चे फॉरेन में, उनको भी प्रोटेक्शन, उनकी भी जिम्मेदारी ले रखे थे, और यहाँ पर जो है उनकी भी, इन सब की जिम्मेदारी हम ले रखे थे। और वो लोग सेपरेटिस्ट लीडर बन करके हमारे देश के खिलाफ जहर उगल रहे थे हमारे देश के खिलाफ। उसी इलाके में पाकिस्तानी फ्लैग चलते थे, मस्जिदों में पाकिस्तान के बारे में बोला जाता था, हमारे खिलाफ बोला जाता था, पत्थर चलते थे। वो सारी चीजें खत्म हुई, हर एक चीज खत्म हो गई। और वहां पर जो है अभी देखिए वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, वो लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, जात की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम कौन है, भारत में तो एक है, वो भारतीय हैं, और वो लेके वो चल रहे हैं। तो जितने टेररिस्ट से लेके बाकी थे, ये सारे हुर्रियत से लेके और सेपरेटिस्ट पाकिस्तान की बैकिंग से थे। जब उनकी बैकिंग मीन्स बैकबोन तोड़ी गई, तब जा करके सारी चीजें खत्म हुई और खुशहाली वाली चीजें वहां पर आई। और फिर देखिए कितनी चीजें वहां पर डेवलपमेंट हुई हो। तो हमने तो
मैंने बताया हमारा कुछ नहीं था, तो 1980-81 से लेकर के और अभी तक आदमी देखता आया कि कितनी ज़्यादा वहाँ फ़र्क पड़ा हुआ है। तो खुशहाली बहुत आ गई है और लोगों को हर एक चीज़ मिल रही है। तो नेचुरली पीओके के लोग भी वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और हमारे ही भाई हैं, वो किस तरह हैं, हमारा क्या हाल है वहाँ पर। अ, और यही नहीं, देखिए हुआ क्या है, जेएनके में, जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन बढ़ी है, कम नहीं हुई है। उधर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पॉपुलेशन प्रोफाइल पूरी बदली है। हिंदू या जो भी अगल-बगल थे उनको सबको वहाँ से हटा दिया गया है। जो उनके आदमियों थे उनको वहाँ उन्होंने लाकर रखा हुआ है। वहाँ टेररिज्म कैंप बने हुए हैं। बिल्कुल बने हुए हैं, टेररिस्ट कैंप्स बने हुए हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है और पूरा आइडियोलॉजिकल चेंज कर रहे हैं वहाँ पर। तो वो जो है वहाँ दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, बाहर हमारी भी कुछ इन सेपरेटिस्ट और बाकियों की वजह से देखिए हो क्या रहा था दुनिया में। दुनिया की नज़र भारत के जम्मू कश्मीर पर ज़्यादा होती थी कि वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पत्थर चल गए, वहाँ पर आज भी है वो तो। हाँ, लेकिन वो देखिए इसलिए था कि ये हो रहा था इन लोगों की वजह से और उसकी बैकिंग पाकिस्तान से थी। जब ये खत्म हो गया, और उस समय ऐसा नहीं था कि आज़ाद कश्मीर में, उनके आज़ाद कश्मीर में बड़ा शांति थी, नहीं, लेकिन उस पर लोगों का फोकस नहीं था दुनिया का। अब देखिए सब उल्टा हो गया है, यहां पर शांति है, सब लोग आराम से जी रहे हैं, अपनी जीविका देख रहे हैं, और वहां पर चीजें अब पत्थर चलने लगे हैं। वहां पर उनके सिक्योरिटी फोर्सेज आपने देखेंगे, वीडियोज अगर हमारे पास हैं तो, लोगों ने इनके जो सिक्योरिटी फोर्सेज आर्मी के जो लोग थे उनको उठा उठा के नीचे फेंका है। बिल्कुल, लोगों ने इनके प्लेटून्स को दौड़ा दौड़ा के सड़क पर दौड़ते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं कि वो जा रहे हैं। ये कंडीशन वहां पर हो गई है। हुआ क्यों? लोगों का रोष कब तक आप रोक के रखेंगे? हाँ, कब तक रोक के रखेंगे? आपने इनको इतना दबाया, उसके बाद इन्होंने बोला, अपनी डिमांड करते रहे, और बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं थी इनकी थी कि बेसिकली रोजी रोटी की डिमांड थी, आटा चावल की डिमांड थी इनकी। और ये सिर्फ पीओके का हाल ही नहीं है ना, खैबर पूरे पाकिस्तान का पख्तूनख्वा, है। बलूचिस्तान। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं यहाँ पर अगर फोकस करें तो कि इन्होंने जो अपनी डिमांड थी वो थी, उन्होंने कहा जो हमारे लोगों को पढ़ने का मौका मिले, एजुकेशन फैसिलिटीज हो, स्टूडेंट यूनियन बाकी जो हैं वो हो, हमारे पास डेवलपमेंटल काम हो। हम तो इतने पैसे पीओके के जा रहे हैं और हमारे यहाँ काम कुछ नहीं हो रहा है। उसको लेकर के इन्होंने दिया था उनको, पाकिस्तानी सरकार को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने बोला था कि 8-9 को हम प्रदर्शन करेंगे। दूसरी चीज, पीओके को तो पाकिस्तान ने बिल्कुल इग्नोर किया, कह देते थे सब कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं थे, और वो चीज उसका जो है काफी फर्क पड़ा। और अभी देखिए जो जेएसी थी, ज्वाइंट काउंसिल जो इन्होंने बनाई थी, उन्होंने जो इस मूवमेंट को, बेसिकली इनका वही होता, प्राइस राइज, हर एक चीज की प्राइस बढ़ गई जो आम आदमी के बाहर थी, कुछ नौकरी का कोई साधन नहीं था, कमाई का कोई जरिया नहीं था, ये सब लेकर के इनका ये आगे बढ़े। इन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और वही प्रोटेस्ट हुआ। और इस प्रोटेस्ट में देखिए आज़ादी की मांग उठ गई जो अभी तक नहीं उठती थी। इतनी आज़ादी की मांग पूरे इलाके में उठ गई, और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, उन्होंने अपनी आज़ादी मांगी है, और पाकिस्तान के झंडे वहाँ जलाए गए। और इसमें देखिए ये मान के चलिए कि पीओके में अभी भी 40 लाख की पॉपुलेशन है, जो कुछ अरब देशों के पॉपुलेशन के बराबर है, और 40 लाख तो ये काउंटेड है, बाकी और कितने होंगे जो इनका साथ देने वाले होंगे। सो ये इन्होंने वो किया, और इनफैक्ट इन्होंने कहा भी कि चाहते हैं भारत कुछ करे। वो नहीं कहते कि आकर के हमारे ऊपर अटैक करे, बट भारत का ये था कि कुछ करे, कि भाई मदद करे वर्ल्ड फोरम्स में, क्योंकि भारत तो अब देखिए ग्लोबल साउथ का लीडर तो बन ही गया, तो उनका वो लेके वो चल रहे थे। लेकिन वहां क्या हुआ, पाकिस्तान ने फिर इनको दबाने की कोशिश की, पाकिस्तान आर्मी ने खास करके, और बाकी इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के लेकर के। लेकिन इस बार अभी जो था, लोग तैयार थे, लोग झुकने के लिए तैयार नहीं थे कि डंडे खा करके और हम रुक जाएंगे। और इसलिए जो है वो जो इनके लीडर्स थे उनको इन्होंने पकड़ा, लोगों को काफी इन्होंने इनके पहले गोलियां भी चलाई। देखिए 4 लोग मरे हैं, 100 से ज्यादा घायल हुए हैं, जो कि रिपोर्ट है डॉक्यूमेंटेड। पता नहीं और कितने घायल हैं जिसका पता नहीं है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इस बार जातियाँ की गई हैं इनके ऊपर, और इसकी वजह से जो है ये इतना उग्र हुआ, और उग्र यहाँ तक हो गया जो आज तक पाकिस्तान या पीओके के इतिहास में नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो वो चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, और ये देखिए कम नहीं है। इसको अब एक ये मूवमेंट जब अगर शुरू हो गया तो आप रोकने वाले नहीं हैं, आप रोक नहीं सकते, दबा ज़रूर सकते हैं। और अभी हुआ क्या है देखिए इसमें कि एजिटेशन अभी तो इन्होंने रोक दिया है, क्योंकि शहबाज शरीफ खुद जा करके उन्होंने $2.3 बिलियन का वो दिया कि भाई ठीक है हम इतने पैसे दे रहे हैं। उन्होंने बिजली पानी और आटे के पैसे कम किए, गेहूं के पैसे कम किए हैं, कॉस्ट कम की है, लेकिन रोक कैसे पाएंगे ये आप परमानेंट इसको? नहीं है ना, अब इसको दूसरी चीज वही जो आप कह रहे थे कि ये चीज यही तो है नहीं, बलूचिस्तान में है, फाटा एरिया में है, उधर भी है, कहाँ कहाँ रोकेंगे? वहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पर अगर उसी तरह की लोग अगर आ गए तो इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा, ये आग बुझी नहीं है, सिमर कर रही है, मतलब झुलसी हुई आग है जो कभी ना कभी अब ये रुकेगी नहीं, क्योंकि ये जिस तरह लोगों ने देख लिया, वो जो है वो चाहते नहीं कि अब जो है हम इसी में चलते रहें। बिल्कुल। तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी। और वायलेंस जो इस बार हुआ, जो हम कह रहे हैं, वो बेसिकली उनकी आर्मी की वजह से हुआ। जिस तरह उन्होंने दबा के रखा हुआ था, जिस तरह वो कर रहे थे, वो जो है किसी को मंजूर नहीं होता ना है। और टैक्सेस से लेकर के, म्यूनिसिपैलिटी से लेकर के, किसी को टैक्सेस सारे मिल रहे थे, इनके रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे थे पीओके के, लेकिन उनके ऊपर खर्च नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो ये चीज़ अब वहाँ जग गई है, जिसको मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान रोक पाएगा। इनको सोचना पड़ेगा। और हम ये नहीं कहते कि हम लेके उनको आएंगे, वो जरूर हमारे पास आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम अभी ये कहेंगे जरूर कि जो इनकी जायज मांगे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। और इनको जो इतने सालों से दबा के रखा गया था, बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया था, वो चीज़ें इनको मिलनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ, हमारे भाई हैं, हमारे खून वो भी हैं। तो ये चीज़ तो हम और भारतीय जरूर चाहेंगे। अब चूंकि सर थोड़ा सा वैश्विक मुद्दों पर बढ़ते हैं, और अमेरिका और दुनिया के कई देशों के विरोध के बावजूद भी इजराइल ने राफा पर अपना हमला जारी रखा हुआ है, और आक्रामक रवैया जो है उसका वो बढ़ता जा रहा है। अमेरिका इन हमलों का लगातार विरोध भी कर रहा है, उसकी अपनी मजबूरी भी है, फिर भी इजराइल को सहायता जारी रखे हुए है। एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ सहायता। मतलब ये अमेरिका की नीति क्या है, इसको आप कैसे देखते हैं? अंकित देखिए, 7 महीने 7वां महीना चल रहा है इस लड़ाई का वहां पर। और जैसे हम शुरू से कहते आ रहे, अंत अभी नजर नहीं आ रहा है। अंत राफा आखिरी कोना था, आखिरी एज था इसका, गाजा का, और इजराइल वहां पहुंच गया। लेकिन अभी भी अंत नजर नहीं आ रहा है। अंत किसका? जो चीजें इजराइल ने, नेतन्याहू ने बोला था कि हम हमास का अंत करेंगे, खात्मा करेंगे हमास का, जिससे हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी रहे, लेकिन वो अंत अभी नजर नहीं आ रहा है। मानवीय त्रासदी बढ़ती जा रही है। पहले ये था कि राफा में ही सारे के सारे 15 लाख जो फिलिस्तीनी थे, फिलिस्तीन के लोग थे, वहां गए हुए थे, और ये हो रहा था कि वहां वो रहेंगे, वहां पर जो है इजराइल नहीं जाएगा। लेकिन अमेरिका कहता रहा कि क्लियर कट एम होना चाहिए, क्या है, क्या करेंगे, पॉलिसी क्या है। तो पहले था कि नहीं जाएंगे वो, लेकिन नेतन्याहू ने किसी की नहीं मानी। दुनिया कहती रही, देख रही है दुनिया, यूनाइटेड नेशंस ने कितनी बार बोला कि बहुत बड़ी ये मानवीय त्रासदी हो रही है, लोग भूखों मर रहे हैं। इतना बड़ा अभी के मतलब कुछ सालों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग भूख से या बिना पानी के, बिना इसके लिए मेडिसिन से मर रहे हों कहीं भी, और वो चीज़ वहाँ पर हो रही है। लेकिन इसके बावजूद ये हो रहा है। देखिए, जो बाइडेन ने खुद बोला था कि नेतन्याहू बहुत गलत कर रहे हैं, कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। 5 दिन पहले एंटनी ब्लिंकन ने बोला था
कि ये जो इजराइल कर रहा है गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। और उन्होंने उसके लिए बल्कि जो कुछ बॉम्ब्स इन्होंने 2000 पाउंड के और 500 पाउंड के बॉम्ब्स भेजने थे इजराइल को, उन्होंने रोक दिया था। उसके बावजूद नेतन्याहू ने बोला कि हमारे मित्र हमारे साथ हों या नहीं हो, हम राफा में अपनी ऑफेंसिव करेंगे। इनके राइट विंग के, इनके जो रक्षा मंत्री से लेके सभी बोलते रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह यहाँ नहीं है, वहाँ यहाँ मिले हैं बट वहाँ सब पड़े हुए हैं, उनको हम वहाँ खात्मा करेंगे उनका। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर हमारे पास, उनके रक्षा मंत्री ने बोला कि हमारे पास सफिशिएंट है हथियार और गोला बारूद ऑफेंसिव के लिए। नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा कि अगर हमें नाखून से लड़ना हुआ, नेल से अपने, तो हम लड़ेंगे, लेकिन इनका खात्मा करेंगे। लेकिन इसके बावजूद देखिए अमेरिका ने सब कुछ कहने के बावजूद, एक करने के बावजूद कि ये 2 नेशन थ्योरी होगी, इसका क्या आगे होगा वो सोचना है, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि $1 बिलियन की मदद अभी देंगे इजराइल को। तो ये जो चीज़ है वो, इसके आप मतलब जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि अमेरिका आखिर में किसकी मदद करना चाहता है। जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं, क्योंकि उसने बोला हमेशा कि ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, मदद करेंगे। अब वो कितनी ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा रही है, कैसे दी जा रही है, वो भी नहीं पता लग रहा है। क्योंकि जो ट्रक जा रहे हैं उसमें से कुछ लोग जो इजराइल के वहाँ पर सेटल्ड हैं उस इलाके में, वो सामान फेंक रहे हैं, वहाँ पहुँचने नहीं दे रहे हैं। जो यूएन ने कहा है, और जो पिक्चर्स वहाँ पर आई हैं, 5 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी वहाँ से, गाजा से निकल चुके हैं। काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं। एक दिन में जो अभी मारे गए हैं, तकरीबन 150 का फिगर दिया था 3 दिन पहले वहाँ पर, जो कि आज तक नहीं हुआ। इतने लोग एक साथ कभी नहीं मारे गए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक बहुत बड़ी त्रासदी दिखा रही हैं। और एक से साथ देखिए कल या परसों, हाँ, इजराइल का 76वां 76th इंडिपेंडेंस डे था, वो मनाते हैं अपना, वो भी उन्होंने मनाया, और इस बार में इनका ये चलता रहा है। तो ये एक 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत मजबूर करती हैं कि आखिर में अमेरिका या बाकी देश जो हैं वो किसकी मदद करना चाहते हैं। जो 2 नेशन 2 स्टेट थ्योरी की बात करते रहे हैं, कह रहे हैं कि हम फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, फिर कहते हैं, इजराइल कहता है कि हमें नहीं होने देंगे, कंट्रोल हमारा रहेगा गाज़ा में। तो आखिर में फ़िलिस्तीन फिर बनेगा कहाँ? दूसरी चीज़ देखिए, इसका जो फॉलआउट है, इसमें टर्की ने हमास को पूरा कहा कि हम पूरी सहायता देंगे। उन्होंने यहाँ तक बोला है, टर्की के जो राष्ट्रपति एर्डोगन ने यहाँ तक बोला है कि 1000 हमास के लड़ाके उनके यहाँ, उनका इलाज चल रहा है। जो दबी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट नहीं आई है, इनफैक्ट पेपर इजराइल ने खुद ही जो कैप्चर किया है हानिये के किसी हेडक्वार्टर से पेपर, जिसमें उन्होंने बोला है कि ऑलरेडी हमास ने ये प्लान बना रखा है कि टर्की में एक हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग ग्राउंड खोलेंगे वहाँ पर। तो आप देखिए कि अब होगा क्या। अगर हमास पूरी तरह ख़त्म तो हो नहीं रहा है, कब तक होगा, कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है कहाँ पर कौन है। सारे लीडर्स हमास के बाहर हैं, कोई गाजा में तो है नहीं, कैसे आप ख़त्म करेंगे उनको। और जो चीज़ है, अगर हमास इसी तरह ईरान से या बाकी देशों का समर्थन लेके टर्की में हेडक्वार्टर बना लेगा, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट यहाँ तो उसके ही हैं, अगर ऐसे बनेगा, इसका मतलब आप एक नहीं कई हमास बना दिए। और ये हमास करेगा क्या बेसिकली, अगर अंदर नहीं तो आपके बाहर के जो भी लोग हैं इजराइल के, या इनके जो भी हेडक्वार्टर्स हैं, चाहे इजराइल के हैं चाहे अमेरिका के हैं, उन पर हमला करेगा, बिल्कुल उनको नुकसान पहुंचाएगा। इसका मतलब जो ये शुरू हो गया है सिलसिला, वो चलता रुकेगा नहीं। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी। मानवीय त्रासदी जो हो रही है वो तो अलग है, लेकिन ये जो त्रासदी होगी ये भी बहुत बड़ी त्रासदी होगी यहाँ पर। और जैसे एर्डोगन ने, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुद ही बोला है कि इजराइल जो है सिर्फ गाजा तक रुकेगा नहीं। उनका कहना है कि ये तो टर्की पर भी हमला करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि इसका जो प्रॉमिस्ड लैंड है, जो ये कहते हैं कि हमारा प्रॉमिस्ड लैंड है इजराइल, वो जो है
इनके यहाँ तक आता है, ऐसे करके वो वहाँ पर भी हमला करेंगे। तो इस वजह से जो है ये चीज़ बढ़ती जाएगी। अभी एक चीज़ और देखिए, ये गाज़ा तक, राफ़ा तक तो पहुँच गए हैं इजराइल, लेकिन नॉर्दर्न गाज़ा में जहाँ तक इन्होंने कहा था कि हमास का खात्मा कर दिया है, उस नॉर्दर्न गाज़ा में जो इनके साथ बिल्कुल बगल में है, वहाँ हमास फिर एक्टिव हो रहा है, रीग्रुप हो रहा है। तो इसका मतलब खात्मा तो अभी हुआ नहीं है। तो ये जो है अब ये ग्रुप्स, अब तो ये इकट्ठे होंगे, 7-8 ग्रुप्स थे, जो फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स थे, जो लड़ रहे थे इनके लिए, और इसके साथ जो ईरान के समर्थित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था 3-4 ग्रुप्स का। अब ये सारे अगर ऐसे इकट्ठे के होंगे तो आगे फिर होगा क्या? कैसे मैनेज करेंगे? और सबसे बड़ी सिरदर्द मैं आपको बताऊं, इजराइल से ज़्यादा अमेरिका के लिए होगी, क्योंकि अब पूरे इस ग्रुप में इन लोगों को लग रहा है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है अमेरिका के इशारे पर कर रहा है, कि अमेरिका कह तो कुछ और रहा है और इनको करने कुछ और दे रहा है। एक तरह कह रहा है कि हम जो है समर्थन नहीं करते राफा की ऑफेंसिव का, और दूसरी तरफ कहता है कि हम हथियार भी देंगे। एक तरफ वो कहता है कि मानवीय त्रासदी है, दूसरी तरफ कह रहा है कि इजराइल एक ठोस प्लान बनाना चाहिए। एक जगह वो कहता है कि 2 नेशन थ्योरी, वो कहता है कि इनके बीच होना चाहिए पैलेस्टीन का स्टेट, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि इजराइल को ये बताना चाहिए कि ऑफेंसिव लड़ाई के बाद गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत मुश्किल है। हो क्या सकता है? मुझे नहीं लगता कि जब तक नेतन्याहू हैं तब तक अमेरिका कुछ कर पाएगा या बाकी देश कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इनको चलना पड़ेगा इनके राइट विंग के जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि इनको होस्टेजेस को लेकर के इतनी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है। अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता, असहाय है नेतन्याहू के सामने, और उसका तरीका एक ही हो सकता है कि वो नेतन्याहू को हटवाएं। और हट कैसे सकते हैं? इलेक्शन से ही, क्योंकि वो CIA ऑपरेशन तो नहीं कर सकते हो, तो वहां पर जो है इलेक्शन कराएं। लेकिन विरोध देखिए अमेरिका में भी है। अभी एक अमेरिका के सीनेटर ने परसों ये बोला है कि नेतन्याहू को चाहिए कि न्यूक्लियर ऑप्शन लें, वहां पर न्यूक्लियर अपना लड़ाई लड़ें गाजा में और ख़त्म करें सबको। तो इजराइल का समर्थन भी वहाँ है, इलेक्शन ईयर है, तो कई चीज़ें ऐसी जो चल रही हैं वो बहुत मुश्किल हो रही हैं अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी। तो ये लड़ाई, अब लड़ाई के बारे में तो अब कोई सोच नहीं रहा इतना कि इजराइल क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अब सवाल इस पर आ गया है कि आगे होगा क्या है, इससे ज़्यादा और क्या ग्रुप्स बढ़ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे चल के। और लग ये रहा है कि जैसे दुनिया में अभी तक होता रहा है कि ये इंसर्जेंसी कहिए, टेररिज्म कहिए, इसको बढ़ावा मिल सकता है और ज़्यादा। और ये चीज़ न इजराइल के पक्ष में होगी, हित में होगी, न अमेरिका के हित में। सर एक और युद्ध चल रहा है, हमने इजराइल गाजा की बात कर ली, तो रूस और यूक्रेन की भी हम बात लगातार करते आ रहे हैं, और रूस का आक्रामक रवैया जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तो स्थिति ये है कि वे अब न्यूक्लियर वॉर की भी धमकी दे रहे हैं, और आप बार बार कहते रहे हैं कि पुतिन को यूक्रेन से ज़्यादा मतलब नहीं है, उन्हें नाटो और अमेरिका को संदेश देना है। तो न्यूक्लियर वॉर की जो धमकी है पुतिन की, उसको आप कैसे देखते हैं? और यूक्रेन मदद के बावजूद भी इतना असहाय क्यों नज़र आ रहा है? इतनी मदद हो रहे हैं, अभी तो कुछ दिन पहले अमेरिका के भी मुलाकात हुई थी ब्लिंकन के साथ, तो इतने असहाय क्यों नज़र आ रहा है यूक्रेन? उनकी देखिए, पहले हम ये लेंगे असहाय, वास्तव में यूक्रेन बहुत असहाय हो गया है। और असहाय इस माने में देखिए कि उसका इतना इलाका तो चला गया था, वो ले नहीं पाया, और पिछले ही कुछ दिनों में वो तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया लूज कर गया है। अभी बिल्कुल। पिछले हफ्ते में देखिए, एक हफ्ते में जैसे हम लोग बात किए थे, 5 गांव और ले लिया है रूस ने, और ये खार्किव से तकरीबन 60-70 किलोमीटर ही दूर पर रह गया है। अब मतलब समझिए आप, 60-70 किलोमीटर दूर खार्किव से होने का मतलब कि आर्टिलरी और इसके रॉकेट जो है उसके रेंज में आ गया है, कभी भी कुछ करता रहेगा। जितने लोग हैं इन इलाकों के सब भाग रहे हैं, खार्किव के खुद के लोग निकल रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि, हालांकि देखिए खार्किव एक बहुत बड़ा
शहर है, शहर है, बिल्कुल। बल्कि यूक्रेन का कीव के बाद, राजधानी के बाद सबसे बड़ा शहर है। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है, ट्रेनिंग बेस है। आर्थिक तो राजधानी कही जाती थी बिल्कुल उसको। सही बात है, और उसको मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से रूस ले लेगा। लेकिन फैक्ट कि रूस अगर बिल्कुल नजदीक पहुंच गया तो चैन से तो रह नहीं पाएंगे, हाँ, और खार्किव के पास ऑप्शन भी नहीं बचेगा। ऑप्शन नहीं बचेगा। और रूस अभी क्या कर रहा है, उसे देखिए, रूस ने डोनेस्क का इलाका भी इधर, उधर ओडेसा की तरफ भी आक्रमण किए जा रहा है, और खार्किव में 3 तरफ से रूस आ रहा है। उन्होंने स्ट्रेटजी यही बनाई, तकरीबन 50,000 इन्होंने जवान इकट्ठे किए हैं अपने फोर्स, जो कि हालांकि मीडिया में तो कम ही आ रहा है, और कहा जा रहा है कि 3 तरफ से, और उनका है कि जहां से भी उनको वीकनेस दिखाई पड़ेगी वहां जाएंगे। यूक्रेन ने क्या किया था कि खार्किव को कब्जा करने के बाद उन्होंने अपनी कुछ फोर्स विड्रॉ कर ली थी कि रूस यहाँ आके जा चुका है, अब तो आएगा नहीं। उन्होंने कुछ फोर्स ट्रांसफर कर दिए थे ओडेसा साइड में, वो मुश्किल हो गया था, इसीलिए रूस को मिल गया अपनी, और रूस बढ़त करता रहा है इस समय। और इनके जो टैंक्स या आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स मिले थे नाटो या अमेरिका से, चाहे लेपर्ड कहिए चाहे अब्राम कहिए, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, उनका इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिनकी इतनी बात होती थी कि इतने बड़े टैंक्स हैं, बहुत फर्क पड़ जाएगा, लेकिन किसी टैंक से कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। बल्कि परसों जो है, एक इनके टैंक, लेपर्ड टैंक ऑलरेडी मार गिराया रूस ने। हाँ, यूक्रेन भी कर रहा है। पहले उन्होंने फोकस किया था क्रीमिया की तरफ इसको नुकसान पहुंचाने की, कुछ उन्होंने जरूर किया, कुछ इन्होंने अंदर भी बॉर्डर पर भी किया, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इनको, रूस को। और यहाँ से जो है यूक्रेन ने भी माना है कि काफ़ी सिविलियंस जो हैं विड्रॉ कर रहे हैं, जो इन गांवों से और उधर पहुंच गए हैं। उनके जनरल से माना है, कमांडर्स ने माना है। और अभी कल की न्यूज़ है कि जेलेंस्की ने अपने जो खार्किव के उस एरिया के आर्मी कमांडर थे, जनरल, उनको उन्होंने चेंज किया है, दूसरे को लगाया है। तो ये जो है बहुत मुश्किल समय है यूक्रेन के लिए इस इलाके में। जितने प्रॉमिस्ड एड है इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। बिल्कुल। देखिए, ब्लिंकन क्या बात कर रहे थे, परसों वो गए थे कीव में, बिल्कुल। अनशेड्यूल्ड विजिट में जाके मिले थे। लेकिन इस विजिट से ही सिर्फ नहीं होगा, स्ट्रेटजी तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन पुतिन भी बैठे नहीं हैं, वो भी अपनी स्ट्रेटजी प्लान किए ही जा रहे हैं, और री इलेक्शन के बाद वो और मजबूती से उभरे हैं। तो ये जो है बहुत, एक तरफ से देखिए बहुत मुश्किल का समय है। हालांकि एस्टोनिया और इसने फ्रांस ने बोला है कि वो ट्रुप्स भेजेंगे अपने यूक्रेन में। उन्होंने बोला लॉजिस्टिक्स के लिए, लेकिन लॉजिस्टिक्स तो क्या हो, तो कहीं भी जा सकते हैं। और पुतिन ने भी बड़ा साफ कर दिया है कि जो भी फॉरेन ट्रुप्स यूक्रेन में दिखाई पड़ेंगे या सामान आएगा, उनको हम टारगेट करेंगे, क्योंकि वो तो एनिमी माने जाएंगे, दुश्मन माने जाएंगे। तो वो भी एक है कि एस्केलेशन नहीं हो। ये चीज़ें तो आफ्टर ऑल बढ़ेगी ही। और रूस में भी देखिए एक बड़ा मेजर चेंज हुआ है। रूस के जो रक्षा मंत्री हैं, सरगेई थे, वो बदले गए हैं। सरगेई को हालांकि किसी उससे नहीं हुआ, बदले गए हैं, और उनको सेक्रेटरी बना दिए गए हैं, जिनका नेशनल डिफेंस सेक्रेटरीट है, उसका इन्होंने बनाया है। उनकी जगह जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ले आया गया है, जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और नेचुरली 2008 से, मतलब 14-15 साल से वो भी हैं, तो जानते हैं हर एक चीज़ को। लेकिन एक फ़र्क देखिए, सिर्फ यही नहीं है, सरगेई बड़े अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं और काफ़ी अच्छा रशिया काम को मुश्किल वक्तों में डिफेंड किया है। बिल्कुल। लेकिन करप्शन जो है उनके यहाँ भी चल रहा था। अब देखिए, उससे पहले इनके जो डिप्टी थे वो अरेस्ट हो गए थे सरगेई के, पिछले साल। एक और जनरल अरेस्ट हुए थे, और अभी जो है 3 दिन पहले इनके एक जनरल थे, जो कि 2 ट्रेनिंग और बाकी एस्टेब्लिशमेंट देख रहे, रिक्रूटमेंट देख रहे थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर है, लेकिन बहुत फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि दोनों लोग अपनी अच्छी जगह पर गए हैं। और इनको लाने का, जहाँ तक मुझे है, शोगी जो है, सरगेई, मतलब वो भी जो है विजिट करते रहते थे डिफेंस इंडस्ट्री को प्रोडक्शन लाने के लिए। और कॉस्ट ऑफ वॉर तो होता ही है, देखिए हर समय ज़्यादा होता है। इनको लाया गया मेरे ख्याल से कि जो डिफेंस इंडस्ट्री है और इकोनॉमी को एक साथ मिलाया जाए, और उसको जो है और फर्क पड़े।
इस वजह से ये उस मामले में बिल्कुल। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इनसे। और थोड़ी बहुत नई स्ट्रेटजी तो किसी को आने के साथ आती ही है। और इसके साथ ही देखिए जो जेलेंस्की ने भी वहाँ पर अपने यहाँ उन्होंने जैसे मैंने कहा कि कुछ चेंजेस किए हैं और उनके जो रिक्रूटमेंट के हैं वहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। उनके यहाँ भी लोग आ नहीं रहे थे, लोगों से पैसे लिए जा रहे थे, उसमें भी उन्होंने एक्शन लिया है। और जो मुख्य चीज़ है वहाँ पर देखिए, अब अगर आप देखें, जो आपने खुद देख रहे हैं, यूक्रेन तो कह रहा है कि मैं तो ऐसा हूँ, हमारे पास तो कुछ है नहीं, वो आगे बढ़े आ रहे हैं। लेकिन डर कौन रहा है अब जो है यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो डर रहे हैं। सबसे ज़्यादा फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये जो देश हैं वो डर रहे हैं कि अगर पुतिन ऐसे आए तो हमारे खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हैं। बीच में न्यूज़ ये भी आई थी दबी हुई कि पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर भी प्लान कर लिया है अटैक करने का, न्यूक्लियर अटैक के लिए। ये भी आई थी कि इन्होंने अपने एजेंट्स भेज रखे हैं इन कंट्रीज़ में, जो इनके यहाँ जा करके काफ़ी ब्लास्ट करेंगे और नुकसान पहुँचाएंगे, बाकी काम करेंगे। तो ये जो वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल मीडिया कहिए, साइबर वॉरफेयर कहिए, ये भी चल रहा है। और कॉमन आदमी को देखिए हर एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है। उसको लगता है कि मेरे बगल में पोलैंड में भी देखिए 4 दिन पहले एक मॉल में ब्लास्ट हुआ था। कहा यह जा रहा था कि इन्होंने कराया है। जैसे भी जिस रीजन से हो वो खबर फैलेगी तो जो बाकी हैं वो भी कहेंगे लोग। और इसका इकॉनमी से लेकर हर एक चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा। और इसी बीच में पुतिन अभी देखिए चीन गए हुए हैं। चीन में उनकी ये देखा जाए तो 2010 से लेके अभी 40 विजिट हो रखी हैं इनकी। और पिछले 7 महीने में ये दूसरी विजिट है जो ये कर रहे हैं। मतलब शी जिनपिंग जब रीइलेक्ट हुए थे तो अभी पहला विजिट रूस में किए थे और पुतिन भी अभी अपनी पहली विजिट यहाँ कर रहे हैं। और वहाँ पर जो है उन्होंने फिर आपस में नेवर एंडिंग फ्रेंडशिप जो बोलते हैं वो जताई है। तो अब सपोर्ट तो चीन का है ही है रूस के पास। और पुतिन ने अपना जो इंटरव्यू दिया है उसमें एक चाइनीज़ न्यूज़पेपर को, उसमें उन्होंने कहा भी है कि वो जो है सपोर्ट करते हैं, जो चीन जो पीस प्लान लेके आ रहा है उसको फुल्ली सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल कि वो सही है। तो मतलब आपस में मिल के चल रहे हैं। अब कितना आगे बढ़ते हैं वो तो अभी के लिए टेंशन है। बिल्कुल बहुत बड़ा टेंशन है कि वो जो चीज़ कही जा रही है वो तो प्रो रशिया चीज़ें हैं जो ये लोग मानते नहीं हैं। अब स्वीडन जो है ऑलरेडी स्विट्जरलैंड में इनकी अगले महीने होनी है 87 करीब देशों की मीटिंग पीस प्लान को लेके। देखिए उसमें आगे होता क्या है। बट ये मूड जो बिलिजरेंट मूड हम कह रहे हैं अभी है पुतिन का, ये रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कुछ हो पाएगा। और खार्किवी है जिसको कि ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा जोर लगाना चाहेंगे। बिल्कुल तो वो एम इनका है। और अभी भी जितनी ये मिसाइल्स और अपने फ्री फ्लाइंग जो गाइडेड बॉम्ब्स हैं और बाकी आर्टिलरी रेंज में आ जाएगा, वहाँ से तो रहने नहीं देंगे चैन से। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उन्होंने तबाह कर दिया खार्किव का तो खार्किव में बचेगा क्या। बिल्कुल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं। अभी पुतिन तो विजिट करने जा रहे हैं, जेलेंस्की ने अपने सारे विजिट कैंसिल कर दिए जो अगले कुछ दिनों में उनके थे। तो इसका मतलब यही है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और अभी जो है मोबिलाइजेशन में देखिए हो क्या सकता है। इसका अंत तो अभी इतनी जल्दी कहना मुश्किल है कि इसका कुछ अंत होगा। कि पुतिन तो अपने ही टर्म्स पर चाहेंगे पीस प्लान। उन्होंने साफ कर दिया है कि यूएस लेड जो यूरोपियन एलीट है, वो छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहे हैं, जो बड़े देश हैं यूरोप के जो यूएसए के अंडर चल रहे हैं, वो जो हैं इनके सबसे बड़े दुश्मन है रूस और चीन के। तो इन दोनों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। तो उन्होंने चीन को भी अपने साथ ले लिया है। और जरूर अभी देखिए वो गए हैं चीन में, लेकिन अटैक्स जारी हैं और काफ़ी उन्होंने फिरोशियस अटैक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नॉर्मल जैसे पहले चल रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर रेड आ जाएगा उससे पहले जितना कुछ हासिल कर लेंगे, नहीं तो उसी काट में रह जाएंगे। तो ये एक मुश्किल का समय है। और हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि एंड कोई नहीं है। हमने शुरू में भी बोला था
जो अभी तैयारी रूस की है, और ये एक्नॉलेजमेंट इसका नाटो ने भी किया है, बल्कि इंग्लैंड के जो MI है, MI6 उन्होंने भी किया है। MI6 जी ने उन्होंने बोला है बड़ा साफ कि जो अब मौजूदा इनके पास हथियार एमुनिशन है रूस के पास, 2025 तक वो लड़ाई जारी रख बिल्कुल। सकता है। मतलब अगर उल्टी तरफ से देंगे, वो ये कहना चाहते हैं वो लोग 2025 तक कुछ नहीं कर सकते रूस का, कोई भी मदद करें। तो इस हालात में है, और ये जंग भी जो कहते हैं ना कि वो खत्म हो जाए, वो तो होने वाली नहीं है, कि चलती रहेगी। और यहां तक मैं कहूंगा कि शांति वार्ता अगर हो जाती है, जो अभी इजराइल में क्या हो रहा है, उन्होंने नेतन्याहू ने कहा कि जो शांति अभी प्रस्ताव है वो नहीं है जो हम चाहते हैं। पुतिन भी यही कहेंगे तो होगा कब? होगा नहीं। और वही चीज यहाँ पर चल रही है। तो एक बड़ा मुश्किल का समय है, और जेन्युइन इंटरेस्ट मैं कहूँगा कोई नहीं ले रहा है कि ये मामला शांत हो, क्योंकि जिस तरह अब पुतिन बढ़ रहे हैं अपने आक्रमण से, अपनी बाकी चीज में और अपना एरिया मजबूत करते हुए, अभी आपने एक बार नहीं देखा कि कहीं भी यूक्रेन की सेना आगे आई हो, बल्कि छोड़ के जा रही है। कई जगह उन्होंने कल आप देखिए उनके कमांडर ने बोला है खार्किव में, जो कि पहले था 2022 में जब रूस वहां से वापस आया था, वो कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमने डिफेंसेस क्या लिए हैं, कोई माइंस नहीं लगी हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स जो है बनते हैं उनके रास्ते में वो नहीं बने हैं, वो तो सीधा आए जा रहे हैं और बाईपास करके निकल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मेजर प्रॉब्लम है, वो चाहे करप्शन की वजह से है, चाहे डर की वजह से है, और या करप्शन तो था ही, आपने देखा कि कितना था यूक्रेन में। अगर यही चलता रहा तो पुतिन जरूर पहुंच जाएंगे आगे, और आगे पहुंचने का उनका मतलब है कि वो बिल्कुल जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनको टेंशन बढ़ाएंगे, हमेशा 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 के लिए बढ़ाएंगे। हमें ये नहीं है कि थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए। बिल्कुल। सर, मैं आपसे अगला सवाल पूछूं उससे पहले अपने पूर्व CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को याद करना जरूरी है, और ऐसा लग रहा है कि जिस काम की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी, अब सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को नोटिफाई कर दिया है। साथ ही साथ सेना को थिएटर कमान बनाने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा है, और थिएटर कमान हम सबको पता है कि किस तरीके से जनरल बिपिन रावत इस पे काम कर रहे थे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें कितनी जल्दी चीजें सामने आ जाएंगी? अंकित देखिए, ये चीज कारगिल वॉर के टाइम 1999 में जो कमेटीज बैठी थी, 2-3 कमेटीज बैठी थी, और उसमें दिया गया था कि एक कमी जो आ रही थी कि वहां पर एक सिंगल पॉइंट कोई कमांडर नहीं था, और इसीलिए वहां कहा भी जा रहा था कि बीच में एयरफोर्स को लॉन्च करने में देरी हुई, कोऑर्डिनेशन कुछ जगहों पर नहीं हो पाया, और ये फैक्ट था, मैं भी था वहां उस लड़ाई में, तो कुछ कमी तो थी जरूर। और उस रिपोर्ट में ये था कि एक पहली बात तो एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, सिंगल पॉइंट कांटेक्ट, जो कि तीनों सेनाओं को एक साथ करे और एक साथ ऑपरेशंस बने, और बाकी ट्रेनिंग से लेकर हर एक चीज आगे बढ़े, जॉइंटनेस है, एकीकृत जो कहते हैं, वो चीजें हों एक साथ। और वो बहुत समय लगा, हमारे देश में कई चीजें आएगी, अब हम उसमें नहीं जाएंगे कि क्यों CDS बाकी चीज पहले नहीं हुई, रिपोर्ट के बाद नहीं हुई, 2003 तक रिपोर्ट आई, 2004 तक कमेटी की रिपोर्ट आई, फिर भी नहीं हुआ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि वो CDS बनाएंगे, उन्होंने बनाया भी, उन्होंने लाल किला के मैदान से बोला था और बनाया। 2019 में, दिसंबर 2019 में हमारे जो जनरल बिपिन रावत थे उनको CDS बनाया गया, और एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स खोला गया जो कि ये सारी चीजें देखेगी, और उसको बाइफरकेट कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। डिफेंस मिनिस्टर के अंडर ही था, और कई चीजें थी, जैसे वहाँ कई चीजें देरी होती थी, कुछ और चीजें कागजी कार्रवाई जो होती थी उसको कम करने की वो चीज किया गया, प्रोटोकॉल जो बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ये चीजें थी जो डिले होती थी उसको किया। तो ये जो चीज थी
वो आई तो सेट करने में समय तो लगता है, लेकिन वो काफ़ी तेज़ी से चल रहे थे। और देखिए एक चीज़ और है, तीनों सेनाएँ हैं, सिर्फ सेनाएँ नहीं हैं, कुछ और भी एलिमेंट हैं, बाहर के हैं, चाहे आप डीआरडीओ कहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बाकी कई चीज़ों का इंटीग्रेशन होना था इसमें। पैरामिलिट्रीज़ थे, मतलब जो जितने भी देश की रक्षा सुरक्षा में जो भी एजेंसीज़ थीं, उनको कहीं न कहीं तो सेना के साथ-साथ मिलाना था। और सबके अपने-अपने व्यूज़ थे, सबके अपने-अपने साम्राज्य था, जो कोई छोड़ना नहीं चाहता था। ये भी बहुत बड़ी एक चीज़ चल रही थी। आर्मी अपने उसमें थी, हर जगह मैक्सिमम यूज़, एयरफोर्स कहता था कि हमने उसकी लड़ी, एयर वॉरफेयर, एयर वॉर हमारा वो है, हम देखते हैं, थिएटर कमांड कैसे देखेगा। नेवी का भी था, डीआरडीओ, बाकी वो कहते थे कि ये तो हमारा साम्राज्य, हम इसको देखेंगे, हम इसमें वो करेंगे दूसरे, मतलब इन सब चीज़ों को हम जानते हैं, सब हुआ। बट फिर भी इस पर चीज़ें चलती रही, डिस्कशंस होते रहे, और प्रक्रिया जिस तरह बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ रही थी। इन चीज़ों की वजह से कुछ बॉटलनेक्स जो आए उस रिफॉर्म के में, आपको पता ही है, हर समय आते रहते हैं, लेकिन फौज चल रही थी। और 2-3 एम लेके चले थे वो, कि एक तो ये था कि देखिए फोकस जो होना चाहिए वो अपने थिएटर ऑपरेशंस, इनको एरिया दे दीजिए और उनके सारे रिसोर्सेज दीजिए उस कमांडर को। ये नहीं लड़ाई हो जाए, उस समय वो बोलता था कि मुझे एयरफोर्स इतना कहाँ से आएगा, इतना एयर डिफेंस आना चाहिए, बाकी जो स्पेशल फोर्सेज आनी चाहिए। ये चीज़ नहीं, ये था कि उसको सब रिसोर्सेज दे दीजिए पहले प्लान करके, जिससे कि वो अपना काम करे। बिल्कुल। एडिशनल चाहिए वो जो है, जो सिंगल पॉइंट वो है सीडीएस, वो करेगा। तो ये चीज़ें लेकर के वो चल रहे थे। तो उसमें एक और चीज़ थी कि रिसोर्सेज भी ऑप्टिमाइज करें। अब मान लीजिए सिंपल सी चीज़, आप देखिए स्टोरेज पॉइंट्स, आर्मी का एक कमांड का अलग है, एक एजेंसी का अलग है, एयरफोर्स का अलग है, उसका अगर आप एक साथ कर दें कॉमन, तो बहुत चीज़ें, बहुत फ़र्क पड़ता है, एक जगह हो जाएगा और कॉस्ट फैक्टर भी बहुत बचेगा, उससे लाने जाने में ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें वो लेके चल रहे थे, ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें भी लेके चल रहे थे कि उसको भाई वो भी करना पड़ेगा एक साथ, उसको भी रिओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। और देखिए 2-3 चीज़ें कि फ्यूचर जो लड़ाइयाँ हैं, ये होगा वॉर ऑफ माइंड्स, दिमागी लड़ाई बहुत ज़्यादा होगी कि अब क्या करना है, कैसे करना है, और इसमें हर एक चीज़ इन्वॉल्व होगा। आप देखिए अभी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वहाँ सिर्फ डिफेंस फोर्सेज ही नहीं हैं, डिफेंस फोर्सेज में भी देखिए तो उसमें साइबर है, स्पेस है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, सिविल एजेंसीज हैं, इतनी चीज़ें देखिए डिस्ट्रॉय हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एनर्जी देख लीजिए, एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे सेक्टर तो हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। गाजा से आप इजराइल देखिए, वहाँ 75% तबाह हो गया है। सेम केस उधर यूक्रेन में है। तो सिर्फ ये सारी एजेंसीज एक साथ नहीं मिलेंगी तो लड़ाई के टाइम कैसे काम होगा, कौन किसका काम करेगा। तो ये चीज़ें थी जिसको सोच करके ये किया गया था। और अभी देखिए टोटल, सिर्फ मैं फौज की बात करूं, 19 कमांड हैं, 7 आर्मी के पास, 7 एयरफोर्स के पास, 3 जो है नेवी के पास हैं, और 2 जो हैं सिर्फ वो हैं, आप कहिए कि जो जॉइंट हैं। एक अंडमान एंड निकोबार कमांड है, इतने सालों से चल रहा है, वो जॉइंट है, उसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों हैं, और तीनों के वहाँ हेड जाते रहते हैं, जो वहाँ आर्मी कमांडर बनते हैं, चीफ वहाँ के। और दूसरा स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड है, जो कि मिसाइल्स और आप न्यूक्लियर एसेट्स कहिए उसको देखता है। तो ये दोनों हैं। अब इनको जो है, ये तो रहेंगे, इन पे तो है, लेकिन फोकस देखिए अभी पाकिस्तान है। पाकिस्तान पर फोकस करने के लिए हमारे पास तकरीबन 3 कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और नॉर्दर्न कमांड का हिस्सा। चाइना पर भी नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड उनका है, और बाकी ऑफ कोर्स सेंट्रल कमांड और ट्रेनिंग कमांड वो हैं। इनको करके था कि एक थिएटर कमांड बनाई जो फोकस करेगा पाकिस्तान पर, एक फोकस करे चाइना पर। ऑफ कोर्स मेरी टाइम कमांड की भी उसमें थी। एयर डिफेंस कमांड एक बनाई है, जिसमें कि एयरफोर्स या बाकी सर जितने एयर डिफेंस रिसोर्सेज हैं जो अभी अलग अलग हैं, सब इकट्ठा हो गए। अब आप देखिए यूक्रेन में क्या हो रहा है। यूक्रेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एयर डिफेंस रिसोर्सेज की। जो मिसाइल से लेके जो भी उसके ऊपर अटैक्स आ रहे हैं,
उस पर वो कुछ नहीं कर पा रहा है, एयर डिफेंस एसेट्स मांग रहा है। ईरान और इजराइल का जो हुआ था देखिए मिसाइल वारफेयर में, काम क्या आया था, एयर डिफेंस एसेट्स आए थे, उन्होंने जो है उनके डिस्ट्रॉय किए, रोके। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो, अच्छा देखिए रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है नहीं हमारे पास, क्योंकि हम उतने विकसित नहीं है कि हम सब कुछ बना रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें थी जिनको लेकर के ये चीजें चली थी कि इनको इकट्ठा किया जाए और उस जो थिएटर कमांडर है उसके पास सारे रिसोर्सेज हों कि अपना सब कुछ कर सके। और जो बना था, अभी तो खैर प्रपोजल है, जल्दी आएगा कि जयपुर में रखा जाए एक थिएटर जो कि पूरा पाकिस्तान की तरफ बेस करेगा, और लखनऊ में एक थिएटर कमांड बने जो कि ईस्टर्न मतलब पूरा सेक्टर देखेगा, चाइना बेस्ड होगा, तिब्बत और वो सब मिला करके। तो अब जो भी आता है, बट ये कुछ चीज़ें लेके चल रहे थे और उनके ऊपर स्टडीज, उनके ऊपर डिस्कशंस, बाकी सारी चीज़ें हो गई थी और लग यही रहा था कि ये जॉइंटनेस होगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है। देखिए आईडीएस बना था हेडक्वार्टर कारगिल के बाद, इमीडिएटली बाद, मेरे ख्याल से 2001 में ही बन गया था हेडक्वार्टर आईडीएस, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जहां एक आर्मी कमांडर लेवल का ऑफिसर रखा जाता था और उसका काम यही था कोऑर्डिनेशन का। लेकिन चलता रहा, लेकिन फिर भी सबका अपना अपना चलता रहा था कि आर्मी का अलग, इनका अलग, सारी चीज़ें चलती रही थी। तो इस वजह से थोड़ा सा इतना आगे नहीं आ पाया, लेकिन एक स्ट्रक्चर तो बन गया था, बातचीत तो हो रही थी। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ नहीं था, कि चलने की बिल्कुल हम नए रास्ते पर चल रहे हैं। तो एक कुछ चीज़ें आती रही थी और इस वजह से फ़र्क तो पड़ता ही। अब आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया अभी इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी से लेकर के हम रेड सी तक हमने अगर इन्फ्लुएंस करना है, अगर ब्लू वाटर नेवी बनना है, तो नेवी अकेले नहीं कर सकती, उसमें एयर एलिमेंट भी चाहिए, आर्मी एलिमेंट भी चाहिए, बाकी भी है, कोस्ट गार्ड वगैरह सब उसके अंडर में चाहिए, सिविल रिसोर्सेज भी चाहिए जब जरूरत पड़े। तो ये सारी चीज़ें लेकर के एक मेरीटाइम कमांड की बहुत जरूरत है, जो कि ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर देखेगा। तो कुछ डिसएग्रीमेंट्स विद इन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इनके बीच में थी, कुछ बाहर के एलिमेंट में थी, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ रही हैं। खासकर देखिए रिसोर्स एलोकेशन की बात थी, जो चीफ्स हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, वो क्या करेंगे, उनका रोल क्या होगा, जो अभी ऑपरेशंस हैं वो कैसे चलेंगे, क्या रोल होगा, इंटर थिएटर अगर जरूरत पड़ी तो वो कैसे होगा, क्या होगा, ट्रेनिंग की बात, क्योंकि अभी ट्रेनिंग सबकी अलग अलग है, वो कैसे होगा, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और देखिए हर एक फोर्स का अपना अपना एक्ट भी था, इंडियन आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवल एक्ट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी वर्किंग अलग थी। हालांकि बीच बीच में हुआ था कि एक दूसरे के ट्रेनिंग में भी लोग जाते थे, आते थे इंटर सर्विसेज में, फिर भी अलग, तो मतलब मेन तो अलग ही था उनका रोल, मल्टीपल लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशनल एजेंसीज थी। तो ये एक्शंस आ गए थे और इसमें सबसे जो पहली चीज इन्होंने की कि इन्होंने पोस्टिंग्स की ऑफिसर्स को एक दूसरे हेडक्वार्टर में, एक दूसरे को समझें। और ये जो एक्ट की आप बात कर रहे थे, जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये बेसिकली ये होता था कि जैसे मान लीजिए मैं आर्मी में हूँ और मैं एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में जाऊँ, तो अगर कोई प्रॉब्लम मेरी आती है, इंक्लूडिंग डिसिप्लिन प्रॉब्लम, उसको देखने के लिए जो हमारा आर्मी का, जो हमारे कमांडर है, जो भी हैं, वो देख पाएंगे, जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं वो नहीं देखेगा। अब ये बहुत डायकोटमी थी कि भाई काम कर रहे हैं किसी के अंडर में, और लेकिन उसके ऊपर उसका कोई रोल नहीं, उसका सीआर या बाकी जो भी चीज़ें थी उसमें उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता था। अब जो इस एक्ट से ये हो गया है कि नहीं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितने भी लोग हैं, और उसकी सारी की सारी हर एक चीज़ उनकी, चाहे ट्रेनिंग है, उनका चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डिसिप्लिन है, जो कुछ है वहाँ का जो कमांडर है उसके अंडर में है। तो ये एक जॉइंटनेस जो है, ऑलरेडी ये तो पास हो गया था बिल और प्रेसिडेंट का एसेंट भी हो गया था, जो गवर्नमेंट ने अभी 1 मई को नोटिफाई किया है। तो ये भी जॉइंटनेस की तरफ बढ़ रहा है उसमें। और अभी डीब्रीफिंग और डिस्कशंस और कंबाइंड कॉन्फ्रेंसेज होती रही हैं। अभी देखिए इन्होंने चिंतन बैठक की है सीडीएस ने इसी के ऊपर, और आपने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमने ये कर दिया जो एक कमी थी, अब जो चीज़ करनी है ग्राउंड पर आप लोगों ने करना है।
तो उसमें भी चीज़ें जल्दी होनी चाहिए और इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, रिसोर्सेज पूल इन करने पड़ेंगे, जगह जो हैं इतनी जगह जो फैले हुए हैं वो एक जगह आएंगे, फिर इनकी जो ट्रेनिंग, पोस्टिंग्स, ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार पॉलिसीज़ डिसाइड हो जाएं, एक बार सबको क्लियर डायरेक्टिव मिल जाए, जो मैनेजमेंट डायरेक्टिव है वो मिल जाए, और एक चीज़ और है, देखिए ज्योग्राफिकली स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, किसका एरिया कहाँ तक है, जो बाउंड्री का एरिया है उसमें किसको जो कैसे क्या रोल होगा, कैसे देखेंगे। जो अभी चीफ जैसे हैं उनका तो रोल रहेगा, आर्मी अगर मैनेज करना है तो आर्मी चीफ करेगा, ऑपरेशंस जो हैं वो थिएटर कमांडर देखेगा वहाँ पर, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो लोग यहाँ देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ट्राई सर्विस, देखिए एनडीए बना था किसी ज़माने में, वो ट्राई सर्विस है, वहाँ जो है 3 साल ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों होती है, उसके बाद वो अपने अपने इलाके में अपने अपने ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, आईएमए में, चाहे नेवल एकेडमी में, चाहे एयरफोर्स एकेडमी में, लेकिन उसके बाद जो है वो सब अलग रहते हैं। कुछ कोर्सेज में एक दूसरे के साथ आते हैं, चाहे हायर कमांड है, चाहे वो इनका स्टाफ कॉलेज है, लेकिन उसमें बड़ी लिमिटेड हुआ है। नेशनल डिफेंस कॉलेज तो खैर बहुत कम ऊपर लेवल पर आते हैं, तो थोड़ा बहुत तो है उसमें, लेकिन उससे उतना ज़्यादा अभी तक इंटर सर्विस जो चीज़ें हैं या कोऑर्डिनेशन है उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए अभी लग तो यही रहा है कि अब जो आप कह रहे थे, जनरल रावत ने जो चीज़ें शुरू की थी वो जल्दी आगे बढ़ेंगी। और ऐसा नहीं है, देखिए बाकी सबने, अमेरिका ने थिएटर कमांड रखा है, पता है, पैसिफिक से लेकर के सेंट्रल कमांड और पैसिफिक कमांड, वो सारा उनका थिएटर कमांड ही है, जहाँ सारे रिसोर्सेज इंग्लैंड ने कर रखा है, फ्रांस ने कर रखा है, जर्मनी ने कर रखा है, तो सबके हैं थिएटर कमांड। तो लेकिन और चीन ने, देखिए चीन ने तो अभी किया 2016 में, उसने जो है अपना वेस्टर्न थिएटर कमांड बनाया, जो कि पूरी तिब्बत और एलएसी को देखती है, पूरा सब कुछ सारे रिसोर्सेज लेकर के वो है। तो ये जरूरी भी है हमारे लिए इसमें, और ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उससे हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए, तो लेकिन हमारी पिकुलरिटीज़ भी हैं। हमारा देखिए वहाँ कहीं हम डेजर्ट में है 45 डिग्रीज प्लस में, सीएचएन में है 45 डिग्रीज माइनस में, और इतने टेरेन हैं वो भी देखना है हमने। जो बाकी देश हैं, अगर अमेरिका, इंग्लैंड, इनकी बात करें तो वहाँ कहीं लैंड बॉर्डर की लड़ाई उनकी आपस की नहीं हुई है, वो चीज़ नहीं होती, उनके बाहर बेसेज हैं वहाँ वो देखते हैं। हमें पहले अपने जो दो हैं वो देखना है, और फिर आगे की चीज़ें भी देखनी है, वो भी है। तो नेचुरली हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इसको लेके चलेगा, और ट्रेनिंग कैसे क्या करनी चाहिए वो चीज़ ज़रूर होगा। लेकिन मुझे ये भी है कि हमारे पास एक, हमने नेशनल सिक्योरिटी जो डॉक्ट्रिन है या स्ट्रेटजी है वो लेआउट करके नहीं लोकल फोरम में रखी है। एक रेड बुक या वॉर बुक जरूर है 2010 की बनी हुई, लेकिन वो पूरी स्ट्रेटजी जैसे बाकियों की नहीं होती। अमेरिका में देखिए हर एक प्रेसिडेंट जो आता है वो 1 साल के अंदर अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बना के बनाता है। इवन पाकिस्तान में वो भी बनाते हैं अपना सिक्योरिटी। इसमें चीन में भी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो कि शुरू की थी इन्होंने, शी जिनपिंग ने, जब ये सेक्रेटरी थे अपने सिक्योरिटी काउंसिल के, चाइना के, और वो अभी तक चली आ रही, जो अपडेट करते रहे हैं। तो वो भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि जो हमारा, जैसे मैंने कहा, पिक्यूलियर जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए खास करके ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक सिंगल पॉइंट हो, और सीडीएस है हमारा सिंगल पॉइंट, और उसको अगर ज़रूरत है स्ट्रेंथन करने की जानी चाहिए। कहा जा रहा है अभी कि सीडीएस का एक वो था कि सीडीएस सेक्रेटरी भी है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, हालांकि प्रोटोकॉल वाइज देखें तो सीडीएस कैबिनेट सेक्रेटरी के उस पर आता है, मतलब कहा जा रहा था कि सेक्रेटरी बना दिया। तो वो भी चीज़ें आ रही हैं कि एक इन्होंने वाइस सीडीएस या डिप्टी सीडीएस, जिसको कि ये लोग उसका सेक्रेटरी होगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का। और लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि कोऑर्डिनेशन और बढ़ जाएगा, और जो हमारी कमियां थी कारगिल में वो तो पूरी होंगी ही होंगी। आगे के लिए
हम और मजबूत हो जाएंगे। और ये जो CDS या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का, ये सिर्फ थिएटर कमांड्स है उसके लिए नहीं होगा, ये इवन रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा जो आर्म्स एम्युनिशन मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोडक्शन है। अब पहले क्या होता था, कंपनी ने या जो एजेंसी जो भी रिस्पॉन्सिबल ने कहा कि हाँ हम ये काम करेंगे, और वो 3 साल की जगह 5 साल 7 साल चलते चला जा रहा है। उस चीज़ पर भी कंट्रोल रहेगा। अब तो प्राइवेट एजेंसीज हमारे पास बहुत आ गई, बहुत ऑप्शंस हो जाएंगे आर्म्ड फोर्सेस को या CDS को या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को सामान लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और जब थिएटर कमांड्स हो जाएंगे, जब ये फोकस करेंगे अपने थिएटर पर, तो पिक्यूलियर चीज़ें जो उनको वहाँ के लिए चाहिए वो भी वो उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा करेगा। और चूंकि गवर्नमेंट ने अब डेडलाइन दे दी है तो ये होगा और इनको तेजी लानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम शौर्य पथ। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान रहे हैं ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर। सर आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।